गुणनफल को ए क्रॉस बी लिखा करते थे 11वीं में। इसे कहा करते थे ए और बी का समुच्चय, ए और बी का घातीय गुणनफल। तो मैं सबको यह पता है कि समुच्चयों का संघ, सर्वनिष्ठ, योग, व्यवकलन, गुणन सब समुच्चय होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि दो समुच्चयों के यूनियन में, संघ में जो एक समुच्चय बनता है उसमें एक एक अवयव हुआ करते हैं, और जो ये घातीय गुणनफल है इनके गुणनफल से जो एक नया समुच्चय बनेगा जिसको हम दोनों का घातीय गुणनफल कहेंगे, तो उस घातीय गुणनफल का हर अवयव क्रमित युग्म के रूप में होता है। क्रमित युग्म के रूप में अर्थात हर अवयव में दो घटक होते हैं। जैसे निर्देशांक की तरह दिखाई पड़ा करता है, वो दो अवयव एक साथ लिखे जाते हैं, छोटे कोष्ठक में उन्हें बंद कर लिया जाता है। ये घातीय गुणनफल है। तो मैं सबको पता है कि अगर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है और बी में अवयवों की संख्या m है, तो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या n गुणे m होगी, अर्थात n इंटू m होगी। मतलब अगर दो समुच्चय तुम्हारे सामने हैं, तुमको दिए गए हैं, तो उनके अवयव तुम आराम से गिन सकते हो। फिर तुमको ये पता करना है कि आखिरकार इन दोनों समुच्चयों के गुणनफल में जो एक नया समुच्चय तैयार होगा उसके कितने अवयव होंगे, ताकि घातीय गुणनफल के अवयवों की गणना करने में दिक्कत ना हो। तो दोनों समुच्चय के अवयवों की संख्या का गुणा कर दो, जितना गुणनफल प्राप्त हो एक राशि के अवयवों की संख्या हो। अब आ जाओ संबंध में। सब कुछ तुम लोगों को मैंने पहले प्रेषित कर दिया है, भेज दिया है। वही सूत्र की कापी बगल में रख लो, अपने वही बगल में रख लो। मैं इधर से बोलता जा रहा हूँ, जहाँ कहीं के, की, को की गलती हो सुधारते भी जाओ, समझते भी जाओ। कोई समस्या आती है तो तुम एक एक करके मिल सकते हो, समूह में नहीं, एक एक आकर के पहुंच भी सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि जीना मेरा आराम कर दो, आराम से देखो। संबंध कहते किसको है? सीधी सीधी बात, सीधा सीधा साधारण बात। अगर दो समुच्चय ए और बी हैं, माना कि दो समुच्चय ए और बी, ये दो समुच्चय है। अपनी कॉपी में देखते जाओ, मैं भी कॉपी लिए हूँ, जिससे भेजा है उसी को लिए हूँ, ताकि वर्डों में इधर उधर ना हो। उसी तरह बोलूं जैसा मैंने तुमको दिखवाया है, क्योंकि जब कॉपी का ध्यान भूल जाएगा तो फिर मैं तमाम प्रकार की लाइनें बोल सकता हूँ। तो ध्यान रखना भाई। माना ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए से बी पर संबंध आर, अपनी कॉपी में देखते जाओ। माना ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए से बी पर संबंध आर, ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। यदि नहीं माना ए और बी दो समुच्चय है, तब ए से बी पर संबंध, जिस संबंध को हम आर के द्वारा डिनोट करते हैं, रिलेशन, तब ए से बी पर संबंध आर इन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। ये इसकी परिभाषा है।
इसी परिभाषा को दूसरी प्रकार से ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी पर संबंधार, ऐसे भी पर संबंध आर एक बी का एक उपसमुच्चय होता है। चाहे उसको जैसे बदलते रहो, मैंने कई प्रकार से उसको तुम्हारे उसमें लिख दिया है, बात वही है, बस बदल बदल के बोलना, जो तुम्हारे ज्यादा सटीक बैठे समझ में आए उस भाषा को बोलने लगना। अब प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीक रूप में अर्थात सेट थ्योरी की भाषा में संबंध के लिए कहा गया आर ए से बी पर एक संबंध है, if and only if आर ए से बी पर एक संबंध है, if and only if आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे बी पर संबंधार या आर ए से बी पर एक संबंध है, लेकिन कब? यदि और केवल यदि, एफ एंड ओनली इफ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब सीधा ये हुआ कि अगर आर ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है तो आर को ए से बी पर एक संबंध कहा जाएगा। अब मैंने नोट लिखवाए थे, नोट नंबर 1 मिलाते जाओ। यदि आर ए से बी पर संबंध है, मैंने लिखवाया था यदि आर ए से बी पर संबंध है तो आर के सभी अवयवों के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत डोमेन तथा द्वितीय घटकों का समुच्चय आर का परिसर माने रेंज कहलाता है। ये बात कक्षा 11वीं में तुम लोग पढ़ चुके हो, कार्य गुणनफल के चैप्टर में तुम लोग इसे पढ़ चुके हो। यदि आर ए से बी पर यदि आर ए से बी पर संबंध है तो आर के सभी अवयवों के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है तथा सभी अवयवों के द्वितीय घटकों का समुच्चय आर का परिसर कहलाता है। ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है, 11वीं में पढ़ चुके हो। अब दूसरे नोट्स में मैंने लिखा था यदि अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी पर आर एक संबंध है, संबंध हो तथा यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि अरिक्त समुच्चय ए अरिक्त माने जिसमें कोई अवयव हो, अरिक्त समुच्चय माने जिसमें कोई अवयव ना हो,
यदि अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी पर आर एक संबंध हो और यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ये अवयव इस संबंध आर में उपस्थित हो, ये इसको बिलोंग करता हो, तब हम लिखेंगे ए आर बी, मतलब ए संबंध आर द्वारा ए बी से संबंधित है। तो हम लिखेंगे ये और पढ़ेंगे संबंध आर द्वारा ए बी से संबंधित है। देखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, इन तीनों का मतलब एक ही है। यदि अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी पर आर एक संबंध हो और ये अवयव आर को विराम करता हो, अर्थात ये आर में उपस्थित हो, ए बी क्या है? ये जो स्मॉल ए है, समुच्चय ए का कोई एक अवयव है, कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा है, क्योंकि अज्ञात राशि है। और ये जो बी है, इस समुच्चय बी का एक कोई अवयव है। दोनों समुच्चयों के अवयवों से एक कर्मयोग बनाएंगे, जो कर्मयोग संबंध का एक अवयव कहलाएगा। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए आर बी, मतलब ए बी से आर द्वारा संबंधित है, यही पढ़ते हैं। इस संबंध आर द्वारा ए बी से रिलेटेड है, संबंधित है। और तथा यदि ऐसा लिखा है ए बी does not belongs to R, मतलब ए बी आर में उपस्थित नहीं है, तो लिखते हैं ए बी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ए बी से संबंध, ये ए संबंध आर द्वारा ए बी से संबंधित नहीं है, ये लिखते हैं। ये तुम्हारी स्टार्टिंग है, कक्षा 11 में पढ़ भी चुके हो, और इसलिए मैं इसको इतना थोड़ा सा डिले करके चल रहा हूँ कि ये लिखना सीख जाओ। अगर ये लिखना पढ़ना ये तुम न सीख पाओगे तो आगे के सवाल लगाना तो मुश्किल पड़ जाएगा। तो ठीक है, क्लियर है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 1, यदि ए बी बिलोंग्स टू एन और ए बी का भाजक है, ये मैंने इसलिए इन्वर्टेड कॉमा लगाया कि यह एक संबंध है, कि जो ए है इस संबंध द्वारा संबंधित है। ए बी बिलोंग्स टू एन, ए बी का भाजक है द्वारा संबंध और परिभाषित है। ए और बी ये कोई भी प्राकृत संख्याएं हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं हैं, और इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है? ए बी का भाजक है, मतलब ए बी को पूर्णतः विभाजित कर रहा है।
ये संबंध है, इसके द्वारा परिभाषित है। तब संबंध आर के संगत समुच्चय n बाई n क्रॉस n, ये भी प्राकृत संख्याओं के कोई अवयव हैं। ये दोनों प्राकृत संख्याओं के अवयव हैं और इनके बीच में कोई भी, मतलब ये फिक्स नहीं है, प्राकृत संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती, स्टार्टिंग 1 से होती है, अंत का पता नहीं चलता। और इन ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो ये है, ए बी का भाजक है, ए बी का भाजक है। इसके द्वारा ये इनके बीच का रिलेशन परिभाषित है। तब संबंध आर के संगत, ये जो संबंध है ये प्राकृत संख्याओं पर संबंध है ये। तो ये जो संबंध आ रहा है ये n क्रॉस n अर्थात प्राकृत संख्याओं n पर संबंध r के संगत जो समुच्चय है, जिसका ये उप समुच्चय है, इसके संगत ये समुच्चय बनेगा। क्योंकि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का प्रत्येक उप समुच्चय एक संबंध होता है या संबंध कहलाता है। इस तरह के बहुत ढेर सारे संबंध होते हैं, उन्हीं में से वो, अब तुम्हें पता है कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट और n बाई n, तो क्या आएगा, अब ये है और बस यही फिर लेना पड़ेगा 1 2 3 4, तो क्रांतीय गुणनफल 1 1 1 2 1 3 1 4 डॉट डॉट फिर 2 3 नहीं 2 1 2 3 2 4 डॉट डॉट फिर 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 डॉट डॉट, इसी तरह सब आएगा, ये बनेगा n क्रॉस। अब कहता है इसका एक समुच्चय है ये, अर्थात इसके समस्त अवयव इसके अंदर है। तो r बराबर क्या आएगा, जरा ध्यान दें। r एक संबंध है, ये कैसा संबंध है, ए बी का भाजक है। तो इसमें प्राकृत संख्याओं के कार्तीय गुणनफल में हम ऐसे अवयवों को R में लेंगे, ऐसे अवयवों को इसमें रखेंगे जिसका प्रथम घटक द्वितीय घटक का भाजक हो, ए बी का भाजक है। तो जरा ढूंढो ए बी का भाजक, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये सब आएंगे। ए बी का भाजक है तो ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ए बी का भाजक है, ये आएगा, 2 4 भी आएगा, ठीक है। ए बी का भाजक है, ऐसे क्रमिक युग्म इसमें निकाल के रखना है कि जो दूसरा घटक है ए से पूर्णतः विभाजित हो, ये सब इसमें आएंगे। तो अपने उसमें देखो, तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 3 2 4 3 9। अब अपने कॉमन सेंस का भी प्रयोग कर लेना, क्योंकि ये कहाँ तक लिखे जाएंगे कि कोई सीमा नहीं है। 4 8 4 4 ये डॉट डॉट, ये सब इसमें आएंगे। देख लो, ये जो संबंध है, संबंध के प्रत्येक घटक में ध्यान से देखो, ए बी का भाजक है, कहीं देख लो। और जहाँ ए बी का भाजक नहीं है वो अवयवी सार के अंतर्गत नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये सब इसको बिलोंग करते हैं, इन सब में, इन सभी में ये संबंध उपस्थित है, प्रेजेंट है।
लेकिन अगर इसके बीच में तुम कोई ऐसा अवयव डाल दो 2 1, तो ये इसमें उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि ये इसका भाजक नहीं है। 1 2 उपस्थित होगा, 1 1 उपस्थित होगा, 3 3 उपस्थित होगा, ये नहीं उपस्थित होगा, अर्थात ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो बस इतना ध्यान देना है, संबंध जो परिभाषित है उस संबंध की परिभाषा को बुद्धि दिमाग लगा के अपनी तर्क बुद्धि द्वारा कायदे से समझ लेना है। फिर हमें वही अवयव आर में रखना है जिन अवयवों में वो संबंध अप्लाई हो रहा है। ऐरा गहरा पचकल्याणी न हो रख देना कि जो पाओ सो रख, संबंध को विशेष ढंग से देखना है। वो परिभाषित हर सवाल में मिलेगा, तो उसको समझना है, समझने के बाद फिर उसको करना है। अब जैसे एक दूसरा उदाहरण देख लो, यदि आर समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से समुच्चय b इक्वल टू -1 -2 -3 पर x प्लस वाई इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित है। अब जरा इसको समझो, एक अरिक्त समुच्चय ए है, एक अरिक्त समुच्चय बी है, ए है बी है। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा कार्तीय गुणनफल, ये इसका ये क्या है, ये जो संबंध आर है इसका क्या है, एक उप समुच्चय है। अब इसके उप समुच्चयों की संख्या निकालना अभी मैं बता रहा हूं इस उदाहरण के बाद। तो ये जो संबंध है ए से बी पर जो ये संबंध है, ये एक राशि बी का एक उप समुच्चय है। अब जरा तुम्हें ध्यान देना है कि परिभाषित है, तब आर में क्या क्या आएगा, ध्यान दो। दोनों समुच्चय ए और समुच्चय बी, दोनों के जिन अवयवों का योगफल 0 आएगा वो इस आर में आएंगे। जैसे 1 के साथ ऋण 1, दोनों का योग कर दो 0, 2 के साथ ऋण 2, 3 के साथ ऋण 3, बस ये जो संबंध है, इस संबंध में ये जो संबंध है, ये संबंध ऐसे बी पर एक संबंध है, और इस संबंध में जो अवयव हैं उसमें ऐसे अवयव हैं जिनके दोनों घटकों का योगफल 0 है। कितनी बुद्धि दिमाग लगा लेना। अब जरा ध्यान दो, जैसे अब तुम ले लो 2 ऋण 1, चूंकि एक राशि बी में कितने अवयव आएंगे, बुद्धि लगाओ। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 9 अवयव आएंगे। 9 में से 3 अवयव इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं। इसमें दोनों के एक राशि बी में अवयवों की संख्या होगी कितनी, 9। लेकिन 9 में से सभी अवयवों में यह प्रतिबंध अप्लाई नहीं होगा। जिन अवयवों में यह प्रतिबंध अप्लाई होगा वही अवयव इस संबंध के अंतर्गत आएंगे। जैसे ये है, ये 2 के बाद ऋण 1, 2 के बाद ऋण 3, फिर इसी तरह ले लो। तो देखो, ना इसका योग 0 हो रहा, ना इसका योग 0 हो रहा, तो ये दोनों आर में उपस्थित नहीं होंगे। इस तरह के 6 संबंध होंगे। तो एक राशि बी के अवयवों की संख्या होगी 9 अवयवों में से जिन जिन अवयवों के दोनों घटकों का योगफल 0 है वो संबंध आर में उपस्थित होंगे, आएंगे, उसे विराम करेंगे। और जिसमें ये प्रतिबंध अप्लाई नहीं हो रहा वो अवयव आर के अंतर्गत नहीं आएंगे। बस इसका ध्यान रखना। अब इसी तरह बाकी जो तुम्हारे पॉइंट हैं उन्हें तुम लोग स्वयं देख लेना। जहाँ कुछ गड़बड़ हो मुझे बता देना भाई। अब ये तुम लोग
तीसरा है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, ये सब देखना। और जो ना बने वो हमसे पूछ लेना भाई, बता देना। तो अब मैं संबंध की कुल संख्या A क्रॉस B के उप समुच्चयों की अर्थात हाँ बोलो। संबंधों की कुल संख्या। क्या? हाँ, कौन बोल रहा है? उप समुच्चयों की संख्या तस्वीर पूछ लो कि 9 कैसे हो रहे हैं। कह रही उप समुच्चयों की संख्या 9 कैसी हो रही है? 2 की पावर n होती ना वो तो। क्या कह रहे हैं? कह रही है कि उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है ना? हाँ बिल्कुल होती है। कहते 9 कैसे हो रही है? कह रही है 9 कैसे हो रही है? कह रही है 9 कैसे हो रही है? अरे कहते पागल, एक रात बी के अवयवों की संख्या बताई है मैंने। इसके अवयव इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, तो इसमें कितने होंगे? 3 × 3 9 अवयव होंगे। हमें लगा उस समुच्चय क्या बता रहे हैं। कह आ गया। उप समुच्चय थोड़ा बता रहा था, पर थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, बुद्धि लगाया करो। मैंने कहा था 11 को पढ़ के आना। अब देखो, संबंधों की कुल संख्या किसी समुच्चय का किसी समुच्चय पर जो हम संबंध पढ़ रहे हैं, वो संबंध के बारे में मैंने बताया कि 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल से जो एक नया समुच्चय बनता है, उस नए समुच्चय में जितने भी उप समुच्चय होते हैं, उनमें से प्रत्येक उप समुच्चय ऐसे बी पर एक संबंध होता है। अब माना कि ए में अवयवों की संख्या P है और बी में अवयवों की संख्या Q है। मान लिया हमने, सपोज ए में अवयवों की संख्या P है और बी में अवयवों की संख्या Q है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी? P × Q। अर्थात A क्रॉस B में ये जो क्रमिक युग्म आएंगे, जिनको मैं अवयव कह रहा हूं, इन अवयवों की संख्या कितनी होगी? PQ। तो फिर A क्रॉस B के सभी उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 घाते अवयवों की संख्या ये होगी। A में अवयवों की संख्या P है, B में अवयवों की संख्या Q है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या PQ होगी। मतलब A क्रॉस B के अवयव कितने होंगे? PQ। तो फिर A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? जितने अवयव हैं उसकी घात को 2 के ऊपर लगा दो, 2 के पावर PQ। ये हो गई A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या। और जितने उप समुच्चयों की संख्या है, वही A क्रॉस B से प्राप्त संबंधों की संख्या है। क्योंकि संबंध किसे कहा जाता है? A क्रॉस B का प्रत्येक उप समुच्चय ऐसे B पर एक संबंध होता है। A क्रॉस B के का प्रत्येक उप समुच्चय ऐसे B पर एक संबंध होता है। तो A क्रॉस B में उप समुच्चयों की संख्या ये होगी। तो इससे ये पता चल गया कि A क्रॉस B के संबंधों की संख्या कितनी है, कितने उसके उप समुच्चयों की संख्या है, 2 के पावर PQ। अब 2 के पावर PQ संबंध बने। अब इनमें से कुछ संबंधों के प्रकार तुम्हें पढ़ना है। सभी प्रकार तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन मेन जो यूज वाले हैं, उपयोगी हैं, वो तो तुम्हारे अध्याय में बताए गए हैं।
तो इतने बनेंगे। अब संबंधों के प्रकार, और जो ये मैंने लिखवाया बेटा तो मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है, तो तुम लोग देखना, जहाँ जो कुछ गड़बड़ हो तो हमें उसमें लिख के भेजना, या फिर एकड़ा करके पूछ भी सकते हो जब तक ये चल रहा है लॉकडाउन। भीड़ नहीं लगा सकते। हाँ देखो, तो अब संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशंस। अब अभी भी तुमने देखा कि एक राशि के संबंधों की संख्या 2 के पावर PQ थी। P क्या है? समुच्चय के एलिमेंट्स की संख्या। Q क्या है? समुच्चय B के एलिमेंट्सों की संख्या। तो एक राशि B के एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी? P इंटू Q। और एक राशि B में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या है PQ। तो एक राशि B के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 के पावर PQ। और एक राशि B में जितने उप समुच्चय बनेंगे वे सभी उप समुच्चय से B पर एक संबंध होता है। तो एक राशि B के संबंधों की कुल संख्या 2 के पावर PQ होगी। अब 2 के पावर PQ संबंध बने, अब इनमें से कौन कौन संबंध है कुछ प्रकार इसके देख लो। तो संबंधों के प्रकार, तो पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जिसे बोला जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी रिलेशन, सेट नहीं, रिलेशन या नल रिलेशन या अवॉइड रिलेशन। रिक्त समुच्चय उसका नाम है रिक्त संबंध। रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त संबंध। तो मैं सबको पता है, सबको पता है, 11 में पढ़ चुके हो कि ये जो फाई है ये प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। चाहे वो एक राशि B वाला समुच्चय हो, चाहे यूनियन B वाला हो, चाहे इंटरसेक्शन B वाला हो, चाहे पूरक वाला हो, कोई भी हो, चाहे -B वाला हो, प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय ये फाई होता है। ये हर जगह उपस्थित है। अब एक राशि B ये भी एक समुच्चय है। तो इस समुच्चय का भी क्या है? एक उप समुच्चय है। एक राशि B एक समुच्चय, दो समुच्चयों का ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणनफल है, ये कार्तीय गुणनफल। तो ये कार्तीय गुणनफल एक समुच्चय है, तो उसका भी फाई क्या है? एक उप समुच्चय। तो समुच्चय फाई को A से B पर रिक्त संबंध कहा जाता है। इस फाई को समुच्चय A से B पर रिक्त संबंध कहा जाता है। दूसरी बात, ऐसा संबंध जिसमें एक राशि B के एक भी अवयव उपस्थित ना हो, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा संबंध जिसमें एक राशि B के एक भी अवयव उपस्थित ना हो उसे रिक्त संबंध कहा जाता है। और चूंकि फाई सबसेट ऑफ एक राशि, इसलिए फाई समुच्चय A पर रिक्त संबंध है। दूसरी प्रकार से ऐसा बोल सकते हो, फाई सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसलिए फाई A से B पर रिक्त संबंध है। अब अपने हिसाब से तुम्हें इसे घुमाना है, देखना है, समझना है
और जो गड़बड़ हो भाई बता देना है। हाँ देखो, जैसे एक उदाहरण देख लो, जैसे उदाहरण माना ए बराबर 1 2 3 में माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। आर इक्वल टू ए बी such that a plus b is equal to 10 एवं ए बी belongs to a। ये जो ए बी लिखा गया है ये इनके ए के अवयवों के लिए लिखा गया है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ संबंध आर रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है। क्योंकि क्यों रिक्त है? क्योंकि आर में ऐसा कोई क्रम युग्म नहीं आएगा। भाई एक रास है, इसमें आएंगे कितने अवयव? 9 आएंगे, 9 क्रमिक युग्म आएंगे इसमें, और 9 क्रमिक युग्मों में ऐसा कोई युग्म नहीं है जिसके दोनों घटकों का योगफल 10 आ जाए। टाइम हो गया, 40 मिनट से ज्यादा हो गया। अब हो गया? हाँ, खत्म हो रहा है क्या? अब खत्म हो जाएगा अपने मन हाँ, से। तो थोड़ा सा बता दो बस। हाँ। तो ये क्या हो गया? रिक्त संबंध। R equal to AB such that A plus B equal to 10 AB belongs to A, मतलब समुच्चय A के अवयव हैं ये। तो R में ऐसा कोई क्रमिक युग्म नहीं है, ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसके दोनों घटकों को जोड़ने पर योगफल 10 प्राप्त हो। इसका मतलब R इक्वल टू ये एक भी अवयव नहीं आएगा, इसको रिक्त संबंध कहेंगे। अब और इसमें तमाम लिखा हुआ है, तो अपना देख लेना भाई, जहाँ क्लियर ना हो वहाँ पूछ लेना। मैंने लिखवा तो दिया है पहले, क्योंकि हम एक मिनट में तो हमारा बदल जाता है विधान बोलने का। हाँ, अब देखो और मैंने 2-3 प्रकार से लिखा है बेटा, उसको देख लेना। फिर मैंने लिखा था अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित संबंधार एक रिक्त संबंध कहलाता है। अरिक्त संबंध ए पर परिभाषित संबंधार एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब इसको देखना है, समझना है। ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। सरल भाषा में कह सकते हो, एक राशि बी का उपसमुच्चय एक राशि बी का उपसमुच्चय फाई ए से बी पर रिक्त संबंध कहलाता है, क्योंकि ये जो फाई है ये हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो एक राशि बी क्या हुआ? समुच्चय ए और बी दोनों का कार्तीय गुणनफल, और कार्तीय गुणनफल एक समुच्चय है। उप समुच्चय का ये जो फाई है ये उप समुच्चय है, तो फाई हर ये फाई ए से बी पर रिक्त संबंध है, एम्प्टी रिलेशन है। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे अब एक उदाहरण और ले लो, ले तो लिया, देख लेना इसको। हाँ देख लो एक उदाहरण माना a equal to 4 6 8 तथा b equal to 5 7 9
ए से बी पर संबंध R is equal to AB such that A belongs to A और B belongs to B व A माइनस B एक सम संख्या है। हाँ भाई, अब देखो ये समुच्चय A है, ये समुच्चय B है और A थे B पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। समुच्चय A समुच्चय B और A थे B पर जो रिलेशन R है वो इस प्रकार परिभाषित है। अर्थात इस संबंध R में ऐसे क्रमिक युग्म हैं जो A और B से लिए गए हैं, जिनके घटक A और B से लिए गए हैं, जिन घटकों का अंतर, जिन घटकों का व्यवकलन एक सम संख्या है। तो जरा देखो ध्यान से, 4 माइनस 5 इक्वल टू -1 और 4 माइनस 7 इक्वल टू -3, 4 माइनस 9 इक्वल टू -5, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 6 माइनस 7 इक्वल टू -1 और 6 माइनस 9 इक्वल टू -3, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, 8 माइनस 9 इक्वल टू -1। अब 9 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अवयव हैं इसके एक राशि B के। अब एक राशि B में 4 5 4 5 4 7 इस तरह, एक राशि B में 4 5 4 7 4 9 3 में हो गया, दूसरे को ले आओ 6 5 6 7 6 9, अब 8 5 8 7 8 9, गिन लो 9 हो गए। तो अब इस R में ऐसे इसके क्रमिक युग्म लेना है जिनके दोनों घटकों का व्यवकलन सम संख्या है। तो देख लो, सबको मैंने यहाँ घटाया हुआ है, देख लो। क्या कोई ऐसा क्रमिक युग्म है जिसके अवयवों का अंतर घटाव व्यवकलन सम संख्या है क्या कोई? मैंने सबको निकाल के देख लिया, ठीक है। तो यहाँ R रिक्त संबंध है। क्यों? क्योंकि एक राशि B में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसके घटकों का व्यवकलन सम संख्या हो। अगर आ जाए कल परसों नरसों का तो मुझे बता देना। एक राशि B में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसके घटकों का व्यवकलन सम संख्या हो। तो इसका मतलब यह हो गया कि R में इसके अंदर ऐसा कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है जो R का सदस्य बने, इसलिए R क्या हो गया? रिक्त संबंध। अब इसके बाद सार्वत्रिक संबंध, इसको भी देखो। हाँ, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो, ये सार्वत्रिक संबंध जो है
मैंने इसमें पहले डेफिनेशन में लिखवाया है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। खत्म पापा जी, खत्म हो गए। हाँ तो कल होगा भाई।